माँ शारदे को नमन करती हूँ और सभी मेरे श्रोतागण हैं उनका भी वंदन और अभिनंदन करती हूँ। अपने साहित्यिक साधना चैनल से आप सबका स्वागत। मैं आज ऐसी शख्सियत से आपका मिलाना चाहती हूँ आपको कि जिन्होंने सारे देश में अपनी रचनाओं के द्वारा सभी को मनमोहा है। प्रोफेसर निडर दादाजी राजनीति से भी संबंध रखते हैं, काव्य साहित्य में भी अपना परचम लहराया है और दादा का बहुत योगदान है हमारे इस देश के कार्यों में। दादा से अपने परिचय पूछेंगे तब दादा बताएंगे। और निडर जी एक सबसे बड़े पहचाने जाते हैं इतनी ऐसी कि एक निडरता, तभी तो उनका नाम पीछे निडर दिया गया है उपनाम। अपनी बात को बहुत ही सहज ढंग से और व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन करते हैं और ओज के बहुत अच्छे कवि हैं, वरिष्ठ कवि हैं। हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि दादा हमारे यूट्यूब चैनल पर आए और मैं दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, वंदन और अभिनंदन करती हूँ दादा का। दादा से हम बात करते हैं। दादा आप मंचों पे कई वर्षों से हैं, बल्कि मैं मानूं कि सारा जीवन आपने मंचों पर को दिया है, साहित्य को दिया है, साहित्य की सेवा करी है। और ऐसा कोई नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में और बाहर भी, देश के बाहर, जो आपको न जानता हो। आपका कद बहुत ऊंचा है। दादा मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि दादा आप जब शुरू में मंचों पर आए, स्थितियाँ क्या थीं उस वक्त की? आपने क्या संघर्ष किया मंच पे आने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए? सबसे पहले मैं साहित्य साधना यूट्यूब चैनल के जितने भी सुधी श्रोता, समझदार दर्शक और सहयोगी गण हैं, उन सबको आज के समय बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरी ओर से वंदे मातरम, जय श्री राम। मीना जी अपने आप में एक देश की जानी मानी कवित्री हैं। मेरे जहाँ तक कवि सम्मेलन में आने का सवाल है, तो मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था तो थोड़े से तुक्के लगाया करता था, और वो भी रागनी में लिखने का प्रयास करता था। और मैं कवि सम्मेलन में सुनने जाने लगा था जी। तो उन कवियों का असर पड़ता था। हाई स्कूल में आते आते टूटी फूटी कविताएं लिखने लगा। इंटरमीडिएट में आते आते कुछ लोग कहते हैं कि ढंग से लिखने लगा। लेकिन मेरा पढ़ाई पे बहुत ध्यान था, इसलिए मैंने अपने किसी गुरुजी को भी, जो बड़े बड़े आयोजन कराते थे, नुमाइश में आयोजन कराते थे, प्रोफेसर महेश चंद्र गुप्ता जी बुलंदशहर में, उनको भी नहीं बताया कि पढ़ाई पे असर पड़ेगा। मेरे 150 साथियों को मालूम था कि मैं लिखता भी हूँ और पढ़ता भी जी। लेकिन जब मैंने एमए कर लिया और मेरी 37वें 38वें दिन सर्विस लग गई एसआर के कॉलेज फिरोजाबाद में, पीजी कॉलेज में, तो जब गुरु नानक जयंती आई 1971 में जी, उस दिन मैं वहाँ गुरु नानक जयंती में सुनने गया था, क्योंकि वहाँ पंजाब के राजकवि डॉक्टर इंद्रजीत सिंह तुलसी, पंजाब के लोक गायक सरदार प्यारा सिंह और एक भारती करके बहुत बड़ी कव्वाल थी मुंबई की, वो लोग आए हुए थे। हम लोग बैठे थे, दर्शक थे, क्योंकि हमारे विद्यार्थी नहीं माने। और मुझे फिरोजाबाद में आए 2-4 महीने हुए थे उस समय। बड़ी भारी भीड़ थी। एमजी कॉलेज फिरोजाबाद में वो कार्यक्रम था गुरुद्वारे के सामने।
जब वो प्रभा भारती जी कव्वाली पढ़ने लगी और वो कव्वाली भूल गई, जी तो बहुत बार दोहराती रही, इंसा बदल गया है, मुझे आज भी याद है। जी और ये गुरु नानक जयंती 1971 की बात है। जी तो किसी ने उनसे, विद्यार्थियों से कहा, सरदारों से, कि परेशान क्यों हो, तुम्हारे गुरुजी बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम। अब लंबा किस्सा है, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा जी इसे। जी और वो आकर के मुझे आग्रह और दुराग्रह करने लगे, तो मुझे जाकर के मंच पे खड़ा होना पड़ा। और मैंने वहाँ जो कविता पढ़ी वो 2-2, 3-3 बार सुनी गई। पीछे तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन लोगों ने बताया कि इंद्रजीत सिंह तुलसी, जो अपने आप में उस समय बहुत बड़े कवि थे और पंजाब के राज कवि थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रशंसा कर रहे थे, बताते लोग, और हाथ तालियां बजा रहे थे। जी जनता का बहुत प्यार मिला। यहीं से पूरा फिरोजाबाद नगर और कुछ आसपास के लोग जान गए कि मैं कविता लिखता हूँ। इसके बाद 1972 में जनवरी का महीना था और बहुत बड़े विद्वान देश के, चाहे कोई सा धर्म हो, मजहब हो, भाषा साहित्य हो, प्राचार्य नरेंद्र प्रकाश जी जैन, जी पीडी जैन इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उनके यहाँ कवि सम्मेलन था। उसमें दादा उदय प्रताप जी, श्रद्धेय सोम ठाकुर जी, स्वर्गीय श्री हास्य के हिमालय शैल चतुर्वेदी जी, स्वर्गीय डॉक्टर वीरेंद्र तरुण जी, ये सब लोग बुलाए गए थे। एक पत्र मेरे पास भी आया कि आपको इस कवि सम्मेलन में आना, हाँ और मैं वहाँ गया। जी संचालक ने सबसे पहले मुझे ही खड़ा किया और इतना प्यार दिया लोगों ने जी कि तरुण जी ने वहीं कहा कि सोम जी, सुना है ऐसा कोई कवि जी जो अपने नगर में खड़ा हो जाए और फिर जनता छोड़े नहीं? तो सही सोम बात। जी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत बड़ी बोले उपलब्धि है। बोले भाई बात तो सही है। और उन्होंने कहा भी कि भाई ओमपाल, उस समय ओमपाल सिंह नाम था मेरा, जी मैंने कोई उपनाम अपने आप रखा नहीं, मेरा नाम ये भी कवियों ने रखा। जी तो बोले कब से पढ़ रहे हो? मैंने कि मैं तो दूसरी बार पढ़ रहा हूँ। तो बोले अरे कमाल की बात है भाई, बहुत प्यार करते हैं लोग। मैंने कहा बोले कि हाँ दादा, जो प्रभु की कृपा हो। कवि सम्मेलन समाप्त हो गया और चलते चलते सैल जी ने कहा कि भाई ओमपाल, तुझे किसी से ज़रूरत नहीं है कहने की, तू तो मंच पे निश्चित रूप से स्थापित होगा और उन लोगों का जो आशीर्वाद है वो फल गया। और उस समय न कोई जाति चलती थी, न कोई मजहब चलता था, न कोई जी। दल चलता था, और रुपए ज़रूर बहुत कम मिलते थे। जिस कवि सम्मेलन में पहली बार मैं गया पीडी जी। जैन इंटर कॉलेज में, उसमें 21 रुपये मिले थे। लेकिन मैंने एक दिन गणना की, अगर वो आज जोड़ी जाए तो 21-22 हज़ार रुपये होते हैं लगभग। तो मैं समझता हूँ पेमेंट ठीक ठाक था। फिर जहाँ मेरा जन्म हुआ अनूप शहर, लोगों ने वहाँ भी 2 बार बुलाया, जी लेकिन तब तक बहुत से बड़े कवि मंच पे ही नहीं थे, कविता ही नहीं लिखते थे। जी लेकिन जब वो 1980 में कवि हो गए, मंच पे आ गए जी बुलंदशहर में भी, तो उन्होंने फिर मेरा वहाँ आना जाना अनूप शहर में बंद हो गया। जी लेकिन बाकी सिकंदराबाद, बुलंदशहर, गुलाब थी और तमाम जगह हाँ, आपने तो पूरा। मुझे बहुत सुना। दादा, आपकी कोई प्रतिनिधि रचना अब एक बहुत लगभग 20-25 साल तक लोग सुनते थे उसे जी कि मैं पढ़ता था, वैसे अंधियारी राहों में मैं भी दीप जला सकता हूँ, लेकिन तुमने बुझा दिए तो उन परवानों का क्या होगा, तो फिर मेरे टूटे दिल के इन अरमानों का क्या होगा। इस कविता ने मुझे मंच पे स्थापित किया। जी जी और प्रतिनिधि रचना जो मेरी है पूरे देश में, और जहाँ तक हिंदी समझी जाती होगी जी या हिंदू मानसिकता के लोग होंगे, जी तो 1980 में जी सहारनपुर महावीर जयंती के दिन मुझ पे पहली पंक्तियाँ लिखी गई थी। जी और वो किस्सा लंबा है, बहुत समय लग जाएगा। जी और वो पंक्ति थी, सौगंध राम की खाते हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे। जी तब तक विश्व हिंदू परिषद का और बजरंग दल का आंदोलन भी नहीं हुआ था शुरू, क्योंकि ये आंदोलन 1984 में शुरू हुआ जी और 1 साल के लिए स्थगित हो गया 31 अक्टूबर 1984 को, जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। जी
मेरा काव्य पाठ जैसे जैसे पंक्तियाँ बढ़ती गईं जी ये चलता रहा, और ये सब जानते हैं। और एक पंक्ति मेरे मुंह से एक जगह निकली थी इससे पहले, जी बच्चा बच्चा राम का, और उसकी दूसरी पंक्ति बैरागी जी ने पीछे से ही बोली थी, जी जन्मभूमि के काम। जन्मभूमि के काम। ये तो ये प्रतिनिधि रचनाएं मानी जाती हैं। वैसे तो जब मैं आपातकाल लगा था देश में, पूरा देश जेल हो गया था जी 1975-76, 2 साल के लिए लगभग, तो एक कविता मेरी बहुत सुनी जाती थी, मुझको मेरी कुटिया प्यारी, तुम्हें तुम्हारे महल मुबारक, जी इन ईंटों की ऊंचाई को मैंने नमन नहीं सीखा है। हम्म ये भी जेलों में पढ़ी जाती थी, जी जो राजनीतिक आंदोलनकारी थे इसको पढ़ते जी थे। जी तो ये है। बाकी तो कवि की जैसे अब माँ बाप को अपनी हर औलाद प्यारी होती है, बिल्कुल बिल्कुल चाहे कोई मानसिक रूप से ठीक हो चाहे न हो, बेशक। तो ऐसे ही रचनाकार को तो अपनी हर रचना अच्छी लगती है, जी जनता को, दर्शकों को, श्रोताओं को स्वीकार्य हो और न हो। नहीं, श्रोता तो आपको हमेशा ही पसंद करते नहीं, हैं। मैंने बताया है उदाहरण के लिए। आपकी रचनाएं इतनी अच्छी हैं। देखिए, असल में मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा, जी और राजनीति शास्त्र का ही मैं आचार्य या प्रोफेसर रहा। मुझे हिंदी व्याकरण पढ़ने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, फिर जी मुझ पर समय भी नहीं था, क्योंकि मैं 1993 में राजनीति में प्रवेश कर गया, जी श्रद्धेय स्वर्गीय श्री कल्याण सिंह जी के आग्रह पर। जी तो मैं उनसे मना नहीं कर पाया, तो और मुझे व्याकरण पढ़ने का, तो मैं 4 पंक्ति के नाम से ही जीवन भर पढ़ता रहा। 25 साल के बाद लगभग लोगों ने कहा तुम बहुत अच्छी घनाक्षरी पढ़ते हो। जी लेकिन घनाक्षरी की परिभाषा मुझे आज भी नहीं आती, लेकिन लिखने की आदत पड़ गई थी सुन सुन के बड़े कवियों को। जी आत्म प्रकाश जी, सोम जी 2-2, 4-4 घनाक्षरी पढ़ते थे, तो मैं उस समय जानता नहीं था घनाक्षरी ये क्या है। जी और मुझे लिखने का मादा आ गया, पढ़ने का आ गया, तो मैं पढ़ता रहा। असल में एक भाषण चल रहा था इसमें अपने दिल्ली में एक इलेक्शन में, जी तो वहाँ साध्वी निरंजना, हाँ जी उन्होंने एक भाषण में कहा कि आप रामजादों को वोट देना चाहते हैं, हरामजादों को देना चाहते जी जी हैं। उन्होंने अपने भाषण में प्रयोग किया। जी मैं ये टिप्पणी हमेशा करता रहा था, जी और इसमें कोई परेशानी भी नहीं है। जी राम के साथ आगे हा लग जाए तो हराम हो ही जाता है, बिल्कुल। और ये मैं बहुत दिन तक करता था, इस काम को करता रहा। इसी यही रचना की 4 पंक्तियाँ स्वागत है आपका। जो बाद में पूरी बन गई, जी वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत स्वागत। ये 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर, 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। कोई भाषण हुआ था, जी लेकिन जब उन्हीं के सरकार जिनकी थी उन्होंने कहा हम बड़े देशभक्त हैं और हम तो भारत माता के प्रति समर्पित हैं, हमारी पीढ़ियां बलिदान दे चुकी हैं, तो मुझे बहुत जी गुस्सा आया। जी क्योंकि बलिदान बोलना बहुत आसान है, बलिदान का अर्थ समझना बहुत मुश्किल है। जी कि 100 करोड़ हिंदुओं को मारने की बात पर सत्ता के वजीर तब काहे प्यादे हो गए। चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब आतंकवादियों ने वो मस्जिद जला दी, जी तो एक नहीं बोला देश में, एक भी, चाहे सेकुलर हो चाहे राष्ट्रवादी हो। जी चरारे शरीफ जैसे धर्मस्थल जले जब ठेकेदार दीन के भी ना मुरादे हो गए। और एक सवाल पूछा मैंने जी कि सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को, सड़कों पे सरे आम काटने वाले सिखों को सारे गुंडे और मवाली सीधे साधे हो गए। क्यों भाई? और एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, एक साध्वी ने थोड़ा सच कह दिया जो यार, कुछ रामजादे भी हरामजादे हो गए। वाह वाह वाह। एक साध्वी। और दोस्तों, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं पड़ती जी, मैं तो आम भाषा में जो माँ लिखवा देती है, माँ भवानी तो लिखवा देती है, और मैं उसे बहुत सरलता से पढ़ता हूँ, बिल्कुल जोर नहीं लगाता। जी व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जी और ये साहित्यिक भाषा में कहें लोगों की तो घनाक्षरी, जी मेरी भाषा में 4 पंक्तियाँ जी बहुत प्रसिद्ध हुई और बिल्कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
दादा आप वीर रचनाएं की रस की रचनाएं लिखते हैं, तो जो हमारे वीर गाथा काल की रचनाओं से आप कितना प्रभावित हैं? देखिए, वीर गाथा काल के जो कवि थे जी वो बहुत महान थे, जी पहली बात। दूसरी बात है वो बहुत विषम परिस्थितियों में लिखते थे। जी मैं ये नहीं कह रहा विषम परिस्थितियाँ यहाँ नहीं थी, बिल्कुल, यहाँ भी बहुत विषम परिस्थितियाँ। बेशक। इस देश में सेकुलरिज्म के नाम पर जो दंड भोगा है राष्ट्रवादियों ने, जी वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। जी हम लोग तो आज़ादी के बाद भी आज़ाद नहीं हुए। बिल्कुल। हालांकि 2014 से ये बंधन टूटे हैं। इसके बाद जो हमें बहुत ज़्यादा चाहते थे, जी पलक पामड़े बिछाते थे, तो उन्होंने ये तय कर लिया कि अब ज़रूरत क्या है। जी बात समझ रहे हैं? हाँ तो जो राष्ट्रवादी और ईमानदार सोच के लोग हैं, जी जो कहीं समझौता नहीं कर सकते, जी जब हासिल हो जाता है तो उनके अपने लोग भी उनसे किनारा कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसका मैं उदाहरण। बेशक। लेकिन वो तो देश की जनता इतनी अच्छी जी और वफादार और प्यार करने वाली है जी कि हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सत्ता में जब विरोधी होते हैं तो ज़्यादा सरकार का सहयोग मिलता है किसी जी। कारण से। अपनी जब सरकार बन जाती है तो अपनों को लोग झेलने में बहुत कठिनाई आती है। तो ये स्थिति है कुल मिला करके। देखिए, मेरी ईश्वरीय कृपा ये है, कभी वैसे समसामयिक लिखता है। जी जब देश में मैं 71 में आया जी तो वो पंक्तियाँ लिखी मैंने जो अभी बताई थी जी कि मुझको जो वैसे अंधियारी राहों में, और उसमें था वर्ग मील 42,000 ज़मीन विदेशों को दे दी क्यों, मिटे हजारों वीर यहाँ पर फिर भी सूनी बलबेदी क्यों, क्या तिब्बत लद्दाख और नेपा यहाँ पर सुख से सोते हैं, नहीं उत्तर है कच्छ और कश्मीर बेचारे क्यों रोते हैं। क्या रोते हैं? इसीलिए अब्दुल हमीद मत मरना वो धन सिंह थापा तुम, जी जैसलमेर दे दिया फिर तो इन्हें इम्तहानों का क्या होगा। जी तो समसामयिक लिखते जरूर हैं, बिल्कुल। लेकिन कविता वही कालजयी होती है जो जी। देश काल के हिसाब से न के लिखी हिसाब जाए। से लिखी जाए। कुछ न कुछ तो उसमें ऐसा आना चाहिए। जी और इसलिए मेरी किसी कविता में किसी नेता का नाम नहीं है। कहीं भूले बिल्कुल। भटके आ गया होगा तो मैं पढ़ता नहीं है। जी किसी दल का नहीं है, किसी मजहब का नहीं है, कहीं कोई बात क्यों, नहीं है। कभी तो स्वतंत्र होता है ना। नहीं, मैं इसलिए नहीं लिखता कि ये दुनिया नश्वर है, बिल्कुल जो जन्मा है उसे जाना पड़ेगा। जी, उसके जाने के साथ मेरी कविता मर जाएगी और मुझे अपनी कविता मारनी नहीं है। तो ये है कुल सही मिला है, करके। सही बात है। तो अपना तो जो भी कुछ है वो हमेशा के लिए है, जी जिन्हें लोग शुद्ध भाषा में कालजयी कहते हैं। जी तो ये है, हमेशा काम आएगी। दादा, आप की पीढ़ी के साहित्यकार हैं या कवि हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज की पीढ़ी जो है, जिसको हम 20 साल से और 25-30 साल के बीच में आंकते हैं, जी तो पहली बात तो यह है कि इसमें 20% ही लोग जी ईमानदारी से कविता लिख रहे हैं। जी, मौलिक कवि, बाकी लोग कितने ही बुरा मान जाए मौलिक कवि हैं और कितना ही विरोध कर लें। जी। अब सरकार से ज़्यादा विरोध थोड़ी करेंगे मेरा। हाँ, सही बात है। तो वो तो ये जब से फेसबुक आया और ये व्हाट्सएप और ये सब, जी जी तो इतना डेंट पेंट अंग्रेजी में या जोड़ तोड़ हिंदी जी में जी जी कि कब कौन कवि बन जाए। हाँ सही और है मतलब आँखों में इतनी बेशर्मी है जी, कि मौलिक कवि बैठा रहता है और फर्जी कवि पढ़ता है और खूब तालियां बजवा लेता कभी है। कभी तो सामने ही उस कवि के हाँ, और एक की बात और रचना तुमने पूछी पढ़ थी देते कि तब के ज़माने में अब के ज़माने में अंतर क्या है। जी हम पे तो कोई कार्यक्रम नहीं था कराने को अदले बदले के लिए, जी और चिट्ठियां लिखी जाती थी, फिर भी हमारा नाम अपने आप फैल गया। जिस कवि ने सुना और जिसने पूछा कि भाई कोई नया कवि, तो उन्होंने नाम ले दिया। आप सोचिए, आज के ज़माने में तो आप कितने बड़े कवि हैं, आप पे 2 4 6 आयोजन हैं तो आपको भी तो लोग आपको बुलाएंगे। बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य है या जनता का बहुत प्यार है कि हम फिर भी लोगों के बराबर चलते रहते हैं। वरना तो अब तो यही है कि तू मुझे बुला, मैं तुझे बिल्कुल बिल्कुल, यही कुल चल मिला रहा है। करके लोगों ने जो एक लक्ष्य था, जो लगन थी, जो मिशन था, वो समाप्त हो गया जी। अब एक ये छोटा मोटा उद्योग बन गया है बिल्कुल बिल्कुल, कुल मिला करके।
और जो जितना ज़्यादा पैसा लेता है उतनी ज़्यादा लफाजी करता है बिल्कुल बिल्कुल और सही बात है, चोरी के बेशक। चुटकुले पढ़ता है और बड़े गर्व से और जी लगा करके लोग उससे बात करते हैं। जी। तो देश में जैसे जैसे पैसा भी बढ़ा, नबधड़ाक बढ़े, जी बिना किसी परिश्रम के, बिना रात के जगह पैसा आ गया उन पर, वो बिल्कुल, लोग उन्हें पाल रहे हैं और तमाम बिल्कुल। टीवी चैनलों पर वही लोग दिखाई देते हैं बिल्कुल भिन्न भिन्न बिल्कुल प्रकार से। सच्चाई तो यही है। तो ये है कुल मिला करके। और वही इसलिए मैं चुटकुला आज के अब कोई यूँ कहे जी। वो फलाने साहब, फलाने जी ऐसे करके, तो मुझसे पूछो ना फलाने जी ने क्या लिखा है। जो सोम जी आज से 60 साल पहले जब पढ़ते थे लिख गए, उसी का सरलीकरण कर लिया। जी तो ये लिखा है, हमें मालूम है सब। तो हम भी शोध करने लगेंगे तो हर पंक्ति, जिन पंक्तियों पर लोग हूट होते थे, आज वो उनकी टेलीफोन की टोन बनी हुई है बिल्कुल पूरी बिल्कुल जनता की, बिल्कुल क्योंकि वो नंगापन ही इतना है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो है कुल मिलाकर। जो अतुकांत कविताएं लिखते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कविता के बारे में केवल ये नहीं है कि तुकांत ही हो। जी संस्कृत साहित्य जितना भी है, जी जिसके हम ऋणी हैं और जिससे हिंदी बनी है, जी वो तो पूरी की पूरी अतुकांत है। जी अपने आप तुक लग गई हो तो लग गई हो, वरना अतुकांत है। कविता का ये को गे होनी चाहिए, ये कौन गे, उसमें कोई गति नहीं, व्यवधान पड़ना चाहिए। व्यवधान नहीं पढ़ना चाहिए। और प्रिय प्रवास जो उपाध्याय सिंह हरिऔध जी ने लिखा है, उन्होंने तो पूरा प्रिय प्रवास जो है हिंदी साहित्य में भी अतुकांत लिखा है, लेकिन जब आप उसे गाएंगे पढ़ेंगे तो कोई परेशानी नहीं पता आएगी। नहीं चलेगा। जैसे श्लोक पढ़ने में कोई जी परेशानी हाँ, नहीं आती, बिल्कुल, और वो बिल्कुल। काव्य है, बिल्कुल गद्य तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए तुकांत अतुकांत का कोई बहुत मतलब महत्व नहीं है कविता के क्षेत्र जी। में। वो गे होनी चाहिए, पढ़ने में कोई गति अवरोध नहीं होना चाहिए। उसे सुनना चाहते हो तो सीधे कवि सम्मेलन में बुलाओ। जी और मैं बहुत महंगा भी नहीं पढ़ूंगा, बिना पैसे लिए मैं कविता नहीं पढ़ता, ये सच्चे है। लेकिन मैं मेरे स्तर के हिसाब से सबसे कम राशि में जाने वाला मैं व्यक्ति हूँ इस देश में। ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ मुझे सुनने से किसी का मन नहीं भरता। तो अपने मंच पे बुलाइए और टीम बुलाइए, फिर आनंद लीजिए। इसी के साथ पुनः भारत माता की जय और जय श्री राम।